हेलो एवरीवन। तो बच्चों स्वागत है आपका क्लास 5th में के अंदर। आपका चैप्टर हम लोग का चल रहा था बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा उस चैप्टर का भी पढ़ चुके हैं। वैसे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर था बच्चों। क्लास 9th के अंदर हमारे काफी सारा केमिस्ट्री का पोर्शन कट हो चुका है, तो उसी कट पोर्शन को हम लोग खत्म करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर होगा, उसके बाद 2 लेक्चर के अंदर हमारा केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। देन हम लोग फिर फोकस करेंगे सीधा सीधा फिजिक्स के पोर्शन के ऊपर। ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट जो हमारे पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है बच्चों 1, एटॉमिक मास है उसका 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मास है हमारे पास 4। लिथियम का है 3, 7। ये सब आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करो या बुरा मान के याद करो, आपको ये सब के सब जो है याद करने ही हैं। सॉरी। बेरिलियम का बच्चों हमारे पास 4 आता है, एटॉमिक मास हमारे पास 9 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। कार्बन इंपॉर्टेंट वन है 6, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन नंबर 7। फिर हमारे पास आता है एटॉमिक मास 14। जरा फटाफट बताओगे एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम of that particular element with compared to 1/12 of the carbon 12 atom. Okay, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर आता है बच्चों, 16 एटॉमिक मास आता है। क्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका आता है हमारे पास 19। ओके, देन नियॉन आपके पास आता है बच्चों, नियॉन का आपके पास एटॉमिक नंबर है 10। देन एटॉमिक मास आता है आपके पास 20। सोडियम 11, 23। मैग्नीशियम 12, 24। एल्यूमिनियम 13, 27। सिलिकॉन 14, 28। phosphorus atomic number is 15, 31। sulfur 16, 32। क्लोरीन 17, 35.5। अब हमेशा याद रखो, जिस भी किसी का आपके पास में एटॉमिक मास ऐसा 35.5 या डेसिमल के अंदर आता है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटोप है मेनली एग्जिस्ट करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों कुछ ये हमारे पास हुए। अब कुछ अलग से आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे आयरन होता है, आयरन का 56, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। जिंक आता है, जिंक का 65, इसको याद रखिए अलग से। बाकी हम लोग साथ साथ कुछ ना कुछ अभी हम लोग कुछ आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे, उसमें आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने आपको बताया था, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आज है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं सॉरी सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर बच्चों क्या है? 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस सल्फर कितने बच्चों? एस इंटू 3, 3 सल्फर एंड 3 इंटू 4, 12 प्लस 12 ऑक्सीजन। ये हमारे पास एल्यूमिनियम का मास कितना था? जब देखोगे पीछे 27 होता है एल्यूमिनियम का मास, तो 2 इंटू बच्चों 27 प्लस सल्फर का होता है 16 इंटू, नहीं सल्फर का होता है 32, 32 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन कितने मेरे पास? 12 ऑक्सीजन। तो 12 इंटू ऑक्सीजन कितना हुआ बच्चों? ऑक्सीजन का होता है मेरे पास 16। जरा इन सबको कैलकुलेट कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। जरा फटाफट कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आता है आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। जल्दी से बताइए, कैलकुलेट कीजिए फटाफट, टाइम इतना नहीं लगाना है आपको कैलकुलेट करने में। आंसर आएगा आपके पास 342 या 343 आ जाएगा आपके पास बच्चों इसका आंसर। 343 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को
कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्या आता है आपके पास, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नाम भी आप लोग को मैंने बताया किस तरीके से करना है। कैल्शियम 1 कैल्शियम प्लस ट्वाइस क्लोरीन। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 2 इंटू 35.5, ये कितना बन गया बच्चों 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 110। तो 110 क्या है आपके पास में, कितना है AMU। ओके, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है हमारे पास K2SO4। अब K2 ट्वाइस पोटेशियम प्लस सल्फर 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। तो कितना बन गया बच्चों, पोटेशियम का मास होता है 39, 2 इंटू 39 प्लस सल्फर कितना है 1, तो 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 इंटू 16। तो ये कितना बनेगा बच्चों, फटाफट देखो करो इसको, फटाफट मल्टीप्लाई जरा, डिवाइड जल्दी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इसके अंदर। हमारे पास है ये आ जाएगा बच्चों 174 के आसपास। चेक कर लेना फटाफट कितना आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है KNO3। पोटेशियम का कितना आ गया अगेन 1K प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन। कितना आ गया बच्चों ये, चलो मैं इसको पीछे को क्लियर कर देता हूँ। KNO3 कितना आ गया, KN प्लस 3 ऑक्सीजन, 39 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, कितना बन गया ये 39 प्लस 14 प्लस 48। कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, कितना आ गया 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 48, ये आ जाएगा बच्चों 100 आ गया। CH4 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, कार्बन 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 AMU। इसी तरीके से आप लोग निकालिए फटाफट C2H6, C2 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, तो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 AMU आंसर आ गया। C2H6 ट्वाइस कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 AMU। अमोनिया NH3 nitrogen 14 plus 3 hydrogen, that is 14 plus 3 is equal to 17 AMU। then आता है हमारे पास CH3OH, it means 1 carbon plus 3 hydrogen plus oxygen plus hydrogen, so 12 plus 3 into 1 plus 16 plus 1, so this is 12 plus 3 plus 16 plus 1। ये कितना बचोगे बच्चों 12 प्लस 3 17, 17 टू 3 20, तो ये आ गया 32, दैट इज इथेनॉल। जिंक इज 65 प्लस 16, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 11 तो ये अराउंड 81 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द एटॉम मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग करिए घर के लिए, होमवर्क के लिए बच्चों जरा इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए आप लोग। ठीक है, दूसरा C6H6O5, ये करिए। H2SO4, HCl,
HNO3 1 2 3 4, ये छोड़ो आप लोग, ये बताइए इसका 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 का आप लोग फटाफट मेरे को एटॉमिक मासेस बताइए। होमवर्क है आपका ये। व्हाट आर द एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दीज थ्री। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। पहला आपके पास देता हूं मैं CH3COOH फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड इज CH3CH2CHO। थर्ड कंपाउंड में देता हूं आपके पास बच्चों HNO3। फोर्थ कंपाउंड देता हूं मैं HCl। फिफ्थ कंपाउंड देता हूं मैं H2SO4। और एक और कंपाउंड लो K2Cr2O7। ये कंपाउंड हो गया आपके पास। एक सेवन कंपाउंड H2S2O8। एट्थ कंपाउंड और कीजिए। चलिए ये फटाफट आप लोग जो है एज अ होमवर्क आप लोग इनको फाइंड आउट कीजिए। और एक कंपाउंड हम लोग करते हैं बच्चों C6H6 9। एक और बताता हूँ आपको और क्या करेंगे आप लोग। HCHO इसका फाइंड आउट कीजिए। ये मैं आपको बहुत ही जो कॉमन कॉमन हमारे पास जनरली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं या हमारे पास एलिमेंट्स नहीं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ही एटॉमिक नंबर आपको मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ। H2O ये सब आप लोग फटाफट कीजिए। तो फाइंड आउट होमवर्क इज फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ these 10 मॉलिक्यूल्स। ओके चलिए फटाफट आप लोग इसको फाइंड आउट करके मेरे को बताइएगा। K2CrO3 है, ये भी आप लोग होमवर्क में नोट कर लो। 11th और आगे आपके पास K2CO3। चलिए अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन अंकल ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो क्या दिया था। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। तो जितने भी हमारे पास मैटर है वो कंपोज्ड है किससे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम से कंपोज्ड है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। भाई ये कहता है एटम्स क्या इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा डाल्टन अंकल ने बोला था। थर्ड पॉइंट कहता है एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आइडेंटिकल इन मास, वो एक जैसे होते हैं मास में, ऑटोमेटिक सी बात है। और केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक जैसे हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी तो एटम ही पूरा अलग हो गया ना बच्चों। तो ये बात हो गई। फोर्थ पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। भाई दो एलिमेंट को आपस में से एक दूसरे से अलग करेंगे किस तरीके से, किस तरीके से होगा, जब उनका मास अलग होगा और वो केमिकल प्रॉपर्टी अलग शो करेंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब जब भी कोई एटम आपस में मिलके कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है तो वो जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो एक स्मॉल नंबर रेशियो में, एक होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट होता है। जैसे कि CH4, तो 1 and 4 एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बनी है। ऐसा नहीं है कि C2.5 H3.9 इस तरीके से नहीं बनेगा, डेसिमल में नहीं बनेगी। ये चीज हमेशा एक होल नंबर के अंदर कंबाइन होगा। आधा पौना 1/3 1/4 ऐसा कोई मॉलिक्यूल जाके रिएक्ट नहीं होता आपस में किसी एक से, होंगे तो वो पूरे पूरे होंगे और वो स्मॉल नंबर ऑफ रेशियोज के अंदर होंगे। सिक्स पॉइंट कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। इसका मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों कार्बन और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बागपत के अंदर CO2 है, बढ़ोत जाते जाते उसके अंदर हाइड्रोजन भी आ गया, और पता लगा मेरठ साइड में चले गए तो उसके अंदर नाइट्रोजन आ गया, और सोनीपत की साइड में आ गए तो वो कार्बन कार्बन रह गया। ऐसा नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज बी कार्बन, वो CO2 ही रहेगी कहीं भी चले जाओ। वो आप लोग कार्बन गलत बोला मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन ही रहेगा। दैट इज रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। so in a kind of in a given compound, number of carbon and number of oxygen remain same, and दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो रिमेन सेम। आप लोग कहीं भी चले जाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास से बच्चों 6 पॉइंट है डाल्टन अंकल के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के।
ये 6 से 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपसे, ये एग्जाम में आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन एनी 3 और 5 और मे बी ईच एंड एवरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो इसको आप लोग याद कीजिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास टॉपिक आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अब कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है या फिर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, तो वो आपस में कंबाइन किस तरीके से करते हैं, तो हाउ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन। So elements combine to form compounds, and these combinations are governed by some laws, and these laws are known as law of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब होता है नो डिस्ट्रक्शन नो चेंज, नो चेंज। वाटर कंजर्वेशन करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वाटर कंजर्वेशन मतलब कोई बचाव करना, कंजर्वेशन बचाव करना, बचाव करने का मतलब चेंज ना होना। The conservation of मतलब mass का change ना होना, that is it states that matter can neither be created nor be destroyed. It means that in a chemical process the total weight of the product is equal to total weight of the reactant, and this is given by Lavoisier. ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना बच्चों, 1 मार्क क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछ लेते हैं। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज गिवन बाय लॉजरवियर, तो लॉजरवियर का नाम याद रखना, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कहता क्या है मास में, सपोज करो बच्चों ए और बी दो एलिमेंट आपके रिएक्ट हो रहे हैं आपस में। ए मेरे पास है 2 ग्राम और ये मेरे पास 4 ग्राम, तो ए और बी 2 ग्राम एंड 4 ग्राम आपस में रिएक्ट होकर सी बनाया, तो सी कितना मिलेगा मेरे को, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ग्राम सी मेरे को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, मास वट एवर द मास विच इज देयर, कहाँ पे था ये, प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट था ये तो रिएक्टेंट थे और यही मास कैसे मिल गया उसको, प्रोडक्ट साइड में। इसका सबसे बढ़िया क्या है, एक प्रूफ बताता हूँ, एक आपको एग्जाम एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या करा बच्चों, एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या करा मैंने, क्या डाल दिया मैंने, सपोज करो मान लो NaOH डाल दिया, NaOH, ठीक है, और उसको वेट कर लिया, वेट कर लिया बीकर का और NaOH के दोनों का डाल के मेरे पास मान लो वेट आता है 30 ग्राम, ठीक है, दोनों का वेट आ गया मेरे पास 30 ग्राम। अब इसी के अंदर मैंने क्या करा बच्चों, अभी रिएक्शन नहीं हुई है, अभी इसमें कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ NaOH में, मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको थ्रेड से डाल दिया, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो मैंने क्या करा था, HCl रख लिया, ये थ्रेड से पकड़ी और उसके अंदर क्या था मेरे पास, HCl था, और इसका मैंने अलग से वेट किया, इसका वेट आया मेरे पास मान लो 20 ग्राम, और मैंने ये टेस्ट ट्यूब बच्चों इसके अंदर डाल दी ऐसे करके, और अभी रिएक्शन नहीं हुई है, मैं थ्रेड से पकड़ के डाल दी, अभी रिएक्शन नहीं हुई है, तो दोनों का वेट देखा मैंने कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया दोनों का वेट, वेट करा मैंने। अब मैंने क्या करा, थ्रेड को छोड़ दिया और ये इसके अंदर गिर गया, आपस में रिएक्शन हुई और उसको मैंने ढक दिया था, इसमें रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद इसका जो वेट था बच्चों वो 50 ग्राम ही रहा, वो कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वॉट एवर द मास इज देयर before the reaction, that is in the reactant side, is equal to on the product side, that is mass can neither be created nor be destroyed, it remain conserved, so that is this law is known as law of conservation of mass। क्लियर, ये आपके पास एग्जांपल दे दिया था एक। चलिए इसके बाद एक और लॉ आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट। प्राउस्ट ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। ओके, तो अब ये क्या कहता है, अब देखो हिंदी में समझो बिल्कुल इस लॉ का मतलब क्या है। ये लॉ कहता है बच्चों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगी, उसमें कोई और चीज तीसरी नहीं आएगी। तो द सेम केमिकल कंपाउंड irrespective of its source, वो कोई भी सोर्स हो उसका, always contains the same element combined in fixed proportion by weight। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना था, कार्बन का वेट होता है बच्चों कितना 12, तो ऑक्सीजन कितना है 2, 16 इंटू 2 32, तो 12:32, जरा काट पीट लो उसको कितना आ गया, ये 4 पे गया, 3:8, तो 3:8 रेशो बाई मास। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से हो, बट कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8
भाई मास की रेशियो में ही कंबाइन होंगे, उसके अलावा ये कंबाइन नहीं हो सकते। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग लकड़ी जला के मिले, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेट्रोल जला के मिले, या कार्बन डाइऑक्साइड आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जला के मिल जाएगी, तो वो हमेशा यही मिलेगी। ये सेम इसी तरीके से वाटर के पास है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा, कंबाइन होगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, H2O हाइड्रोजन का कितना आ गया 2। ओके, 2:1 ये मॉलिक्यूलर रेशियो है। अगर वेट की रेशियो करेंगे तो 1:8। तो 1:8 की रेशियो में ये हमेशा कंबाइन होगा। वो वाटर किसी भी सोर्स की हो, वो बेशक टैप वाटर हो, वो रिवर वाटर हो, वो सी वाटर हो, वो बागपत का हो, वाटर बड़ौत का हो, दुबई का हो बच्चों, वो अंटार्कटिका का हो, वो किसी भी देश का वाटर हो, तो वाटर के अंदर हमेशा H2O मॉलिक्यूलर रेशियो 2:1, दैट इज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यही मिलेगा आपके पास। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, बिकॉज इट गिव्स। इस पे डेफिनेशन क्यों बोला है, डेफिनेट और फिक्स्ड क्यों बोला, और इसे फिक्स्ड भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कांस्टेंट, डेफिनेट एंड फिक्स्ड, तीन नाम है इसके, बिकॉज that the number of atoms and the atoms which are combining together will always remain definite or constant or fixed. Okay, तो इस लॉ का नाम इसलिए डेफिनेट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पड़ा। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग एक करके देखते हैं। वैसे आपके एग्जाम में अब ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट फिर भी चलो एक हम लोग फटाफट करके देखते हैं, ये हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा। तो 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन एंड गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक सपोज करो मेटल था, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और उसने ये बना दिया उसकी ऑक्साइड। तो ये जो मेटल था बच्चों, ये था मेरे पास 1.8 ग्राम का, ठीक है, और ये जो AO2 आ गया, ये आ गया 3 ग्राम का। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, 1.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम, तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1.8, 2.1 ग्राम आ गया। क्लियर। अब जरा रेशो निकाल लो, मेटल का वेट अपॉन इसका वेट,